जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 7 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, वीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए बैचेस को, क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर और लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर, प्रॉपर हर एक एग्जाम वाइज। तो फटाक से कॉल करो और बैचेस ज्वाइन करो। बैचेस ज्वाइन कर लो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया है। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और न्यूज को आपको ध्यान से सुनना है। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है, मेरी आवाज पर आपको फोकस करना है, और जो चीज बोलूंगा लिखने के लिए वो नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि वो चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेता हूं। तो प्रीति मिश्रा, वेरी गुड, आपके आंसर्स आए हैं। ईशा ठाकुर, दीप शिखा, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, बहुत शानदार। अंजलि बब्बर, अच्छा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आय हाय, क्या बात है। हाँ, इसी इसी कोट के बारे में जो है मैं बात कर रहा था उस दिन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आयुषी सिंह के आंसर है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। दीपांशी के आंसर्स हैं, मेरी गली में घर के गेट पे जितने डॉग्स आते हैं मेरी पूरी फैमिली ऐसे ही देते हैं हम लोग सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बेजुबानों की मदद करना तो बहुत जरूरी है। शिवम मिश्रा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। सभी लोगों को ईद मुबारक। आइए डिस्कस करते हैं सेशन को। पहले टॉपिक से मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को जो है वो सबसे पहला जो है वो देखने को मिल रहा है। पोलियो से जुड़ा ये टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे पोलियो सर्विलांस नेटवर्क को अ, बंद करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रीसेंट अनाउंसमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। 1997 में इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट शुरू किया। ये लिख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जो चीज मैं मार्क कर रहा हूं नोट करिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट, लिखिएगा नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट जो है, या नेटवर्क स्लैश नेटवर्क, क्योंकि कुछ जगह पर ये देखो ये प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है ना। तो ये जो है वो शुरू किया 1997 में। प्रोजेक्ट भी लिखिए, स्लैश नेटवर्क लिख दीजिएगा। 1997 में जो है ये शुरू हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, AFP। ये लिखिएगा, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, AFP। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि AFP के केसेस को ट्रैक करके पोलियो को खत्म करना। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि ट्रैक करना है इस केसेस को। नेक्स्ट पॉइंट, पहले आपने ये लिख दिया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस WHO, इन्होंने जो है वो शुरू किया नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट स्लैश नेटवर्क 1997। नेक्स्ट लाइन, ऑब्जेक्टिव टू ट्रैक AFP। AFP को ट्रैक करना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, AFP को ट्रैक करना, है ना। और इसके आगे लिखना पोलियो फ्री स्टेटस अचीव करना, पोलियो फ्री स्टेटस अचीव करना। ये ऑब्जेक्टिव थे पूरे। अब होता यह है 2014 में इंडिया ने पोलियो मुक्त स्टेटस जो है वो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये सर्विलांस सिस्टम मीजल्स रुबेला जैसी बीमारियों को ट्रैक करता रहा। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे ये सर्विलांस जो है वो लगातार चलता रहा, जिसने मीजल रुबेला जैसी बीमारियों को जो है वो ट्रैक करने पर काम किया। क्लियर? यहां तक पूरी बातें। अब हो ये रहा है कि जून 2025 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अनाउंस किया है कि नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क या प्रोजेक्ट को फेज्ड मैनर में बंद किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या बोल रही है अभी कि 2025 में कि इसको जो है वो बंद कर देंगे, ये वाइंड डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस पर्टिकुलर सर्विलांस की स्ट्रेटेजी को। 2024-25 तक
280 सर्वेलांस यूनिट है, जिसे रिड्यूस करके 2026-27 तक 140 यूनिट किया जाएगा, ताकि हेल्थ सिस्टम का डोमेस्टिक इंटीग्रेशन हो सके। लेकिन अब चिंता वाली बात जो है वो क्या है, आइए इस चीज पर हम लोग जो है वो समझेंगे। ये चीज पूरी समझ में आ गई है आप लोगों को, है ना। एक चिंता वाली बात ये है, सबसे पहली चीज तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में अभी भी पोलियो के केसेस आ रहे हैं। जो सर्विलांस बंद करना प्री मैच्योर डिसीजन हो सकता है, क्योंकि हमारे आसपास की कंट्री में अगर पोलियो के केसेस हैं और अगर हम इस चीज को जो है वो बंद कर देंगे तो हमारे लिए रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, पोलियो वापस भी आ सकता है। तो अभी ये डिसीजन लेना सही नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ये सिर्फ सुनो, ये लिखने की बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम बंद होने से वायरस के वापसी आने पर रिस्पॉन्स डिले हो सकता है, कि वायरस वापस आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा और एक टाइम पर फैल जाएगा। फिर इससे एम्प्लॉयमेंट भी तो इम्पैक्ट होगा, जो लोग काम कर रहे हैं इन सब यूनिट्स में उन लोग की जॉब चली जाएगी, है कि नहीं। सर्विलांस गैप से वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो बढ़ सकती है। लोग सोच सकते हैं कि रिस्क जो है वो खत्म हो गया, फिर वो वैक्सीन जो है वो नहीं लेंगे ऐसी चीज करने से। तो वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, राइट। तो एक्सपर्ट्स ने अब क्या रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई कॉशियस ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब हम जो है वो थोड़ा चेतावनी के साथ जो है वो ट्रांजिट करें, एकदम से ना करें। जिसमें सबसे पहले तो ये सर्विलांस नेटवर्क के स्किल्ड प्रोफेशनल जो है उनको जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दो, उनको एकदम से हटाओ मत, दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करो। ओपीवी से आईपीवी का ट्रांजिशन जो है वो होना चाहिए, जैसे कि यहां पर जो है वो लिखा हुआ है, ओरल पोलियो वैक्सीन से आप इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो शुरू कर दो, राइट। और ये शिफ्ट अभी भी चल ही रहा है। लीगल और फाइनेंशियल मैकेनिज्म होने चाहिए, जो 20 सालों में जिनसे गेन्स मिले हैं उन्हें रिवर्स ना होने दें, है ना। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जहां पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है, राइट। और उसको और मजबूत करना जरूरी है, यानी कि क्योंकि हमारे आसपास की कंट्रीज में अगर पोलियो है तो उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके वहां पर भी खत्म करें। क्योंकि हमारे, आप सोचिए, आप कोई फैलने वाली बीमारी जो है वो आपके घर के नजदीक में किसी व्यक्ति के पास है, तो आपको हमेशा उसका डर तो बना ही रहेगा ना, कि कहीं आपके फैमिली मेंबर या आपके ऊपर ना आ जाए। तो बस तो उनको जो है वो ट्रीट करने के लिए आप हेल्प कर दो कि जिससे वो ठीक हो जाए, वो हट जाए, तो हम रिस्क से जो है वो दूर हो सकते हैं। तो गाइस, पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार की जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है ना, तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वर्सेस लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस का एक बैलेंस क्रिएट करती है। कि भाई हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट होना चाहिए, प्रशासनिक तौर पर जो है वो मजबूत होना चाहिए, प्लस ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि भाई इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। समझे आप बात को। तो ये चीज है, तो बस यही था टॉपिक, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, चीजों को जो है वो समझने वाली बातें, जितनी चीज बस मैंने आपको समझाई दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जिसकी आइडेंटिटी और कल्चर को लेकर लंबे समय से चिंता चल रही है, वो है लद्दाख क्षेत्र। 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क अनाउंस किया, एक कानूनी ढांचा जो है वो अनाउंस किया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आर्टिकल 240 के अंदर 5 नए रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। किसके अंदर? आर्टिकल 240 के अंदर। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि आर्टिकल 240 किससे रिलेटेड है? अभी के अभी पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा ही होगा ये। अब ये 5 जो नए रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं, नियम लाए गए हैं, इसका मकसद ये है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से जो डिमांड चल रही है उसकी पूर्ति करना। कैसी डिमांड? लद्दाख के लोगों की, ये लिख लेना। लद्दाख के लोग जो है वो आज की डेट में जो डिमांड कर रहे हैं, ये जैसे कि डोमिसाइल राइट, वहां पे रहने वाले क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, वहां के जो लोग हैं, डोमिसाइल है, उनके अधिकार। लोकल एम्प्लॉयमेंट की, वहां पर लोकलाइट जो रह रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको मिल सके, उनकी जो संस्कृति है, कल्चर जो है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। ऐसी कुछ डिमांड बहुत लंबे समय से लद्दाख में रहने वाले लोगों की चल रही है, उसकी पूर्ति के लिए ढांचा जो है वो सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अब ये सुधार सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म और 2023 के बाद कई नेगोशिएशन राउंड का रिजल्ट है, यानी कि इतने समय से जो बातचीत चल रही है, कंटिन्यूअसली कैंपेनिंग्स हो रही है, तो उन सब चीजों को देखते हुए अब सरकार जो है वो इस पर एक्शन ले रही है कि लद्दाख में रहने वाले लोगों की डिमांड जो है वो उसकी पूर्ति हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं हम लोग, जो चीज आपको समझने वाली है। लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2005 लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट। लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती एवं भर्ती संशोधन विनियमन 2025। आइए, इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब में 75% रिजर्वेशन वहां के लोकलाइट्स को देना है। ये सिर्फ इतना, ये वाले पॉइंट जो है वो आप लिखिए, जो मैं आप सॉरी 85%, 85% सभी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डोमिसाइल को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ इतनी चीज लिखिए आप। डोमिसाइल की डेफिनेशन इन्होंने क्या बोली, ये डेफिनेशन है कि कौन व्यक्ति जो है वो डोमिसाइल माना जाएगा लद्दाख का, लिख लेना। कोई एक व्यक्ति जो लद्दाख में रह रहा हो एटलीस्ट 15 सालों से, 7 साल एजुकेशन करी है, प्लस क्लास 10th 12th जो है वो लद्दाख से करी हो, राइट। 7 साल पढ़ाई करी हो लद्दाख में, और क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम जो है वो लद्दाख से दिए हों, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे जिन्होंने लद्दाख में 10 सालों तक सर्व किया हो, यानी कि 10 सालों तक रहे हो मिनिमम एटलीस्ट वहां पर लद्दाख में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जिनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये चीज नेक्स्ट। फिर दूसरा एक और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स ये लेकर आए। पहली चीज तो इन्होंने बोल दिया ना कि कौन, क्योंकि अब देखो वहां पे लोकलाइट्स की डिमांड की पूर्ति करनी है, तो ये पता होना चाहिए ना कि लोकलाइट्स हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो यही तो रूल्स बनाए हैं, बस दैट्स इट, बस वो आपको रूल्स लिख लेना है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ आप। ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन होंगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। ये बोल रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, डोमिसाइल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। तहसीलदार के पास अथॉरिटी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी जो है वो सॉरी डिप्यूटी कमिश्नर के पास भी जो है वो आप वो कर सकते हो, अपील जो है वो कर सकते हो सर्टिफिकेशन की। नेक्स्ट एक रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन है। टोटल रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर प्लस एजुकेशन के अंदर 85% होगा, एक्सक्लूडिंग 10%। जहां पर आपने रिजर्वेशन लिखा है ना ऊपर, यहां पर जहां पर मैंने भी आपको जो है बताया था कि 85% सभी पब्लिक इंप्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन, वहां पर एक एरो बनाकर लिख दो, एक्सक्लूडिंग 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। एक्सक्लूडिंग 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, इसको हटाने के बाद इसके अंदर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज में भी शामिल किया जाएगा। हालांकि रिजर्वेशन की कैपिंग जो है वो 50% है। क्या मुझे बता सकते हो कि कौन से केस में रिजर्वेशन की कैपिंग को 50% जो है वो किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। और अगर ये चीज नहीं पता दैट मीन्स की पॉलिटी की तैयारी अच्छी नहीं है, और अगर आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली और फिर भी नहीं पता, तो दैट मीन्स जहां से आप पढ़ रहे हो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है भैया, और या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सही जगह से तैयारी करो, सही सोर्सेज से पढ़ो, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज ज्वाइन करो। क्योंकि एक स्मूथ तरीके से जो है वो तैयारी करनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास पूरे प्रॉपर स्टडी मटेरियल कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी होती है मजबूत तैयारी। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, पुर्गी, ये सब लैंग्वेजेस जो है वो रखी गई है। ये लैंग्वेज जरूर लिख लेना। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 के तहत। ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर देना। फिर इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि सीना, बाल्टी, लद्दाखी और ब्रोक्सकत, ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये रीजनल लैंग्वेज भी है, ये भी लिख सकते हो आप, राइट। तो इसको भी जो है प्रमोट किया जा रहा है, ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को जो है वो प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। लेह और कारगिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के तहत 1/3 रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा लेह में और कारगिल में महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका महत्व क्या है? तो ये पहला लीगल फ्रेमवर्क हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के बाइफरकेशन के बाद, 2019 में जो हुआ था ना जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन, तो उसका उसके बाद ये पहला लीगल फ्रेमवर्क है। इसमें पब्लिक की डिमांड को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छी गवर्नेंस को दर्शा रहे हो, शासन को दर्शा रहे हो, अच्छे शासन को, गुड गवर्नेंस को, उनकी आइडेंटिटी और उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है सरकार। बहुत अच्छी चीज है, इसका ये महत्व है। लद्दाख पर आप नेशनल फोकस जो है वो डाल रहे हो, स्पेशली 2024 की क्लाइमेट
एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट जो हुआ था 6 शेड्यूल को लेकर उसके बाद, और महिलाओं और बच्चों को जो है वो आप पॉलिटिकली सशक्तिकरण में जो है वो कर रहे हो उनका, है ना, राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर रहे हो। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट जो है वो किया जा रहा है, और इवन हर चीज जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू जब होगी, रूल्स रेगुलेशन के थ्रू होगी, तो बेटर तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन भी हो सकता है और किसी प्रकार के फ्रॉड होने के चांसेस भी इसमें कम होंगे। लद्दाख को 6 शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के स्कोप में लाना अभी भी एक मेजर डिमांड है, पर अभी जिस पर बात नहीं हुई है, इनिशियली फेज वाइज चीजें जो है ये कर रहे हैं। सुधार अच्छे हैं गाइस, बट ऑब्वियस ही बात है, ग्रास रूट लेवल पर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना और उसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि कोई एक्सक्लूड ना हो, सब लोग शामिल हो सकें जो एलिजिबल है। तो लद्दाख का ये रिफॉर्म है, ये सुधार जो लाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन और फ्यूचर डिमांड्स भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो ये था एक टॉपिक जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स। किसी ने सुना फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पे? पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, क्या होते हैं? सुनिए, इसी टॉपिक को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने सोलार ग्रिड्स के टॉपिक में सुना होगा ये फोटोवोल्टाइक्स, राइट? सोलार ग्रिड वाले टॉपिक में, है ना? तो ये वही है, ये जो जो बेसिकली सूर्य की एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करने में मदद करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इंडिया में पीएम सूर्य घर योजना के अपडेटेड गाइडलाइंस के तहत बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, लिख लेना BIPV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, इसको इंक्लूड किया जा रहा है। नाम समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, घर, इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक यानी कि घर के ऊपर आप ग्रिड्स लगवाओ। तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का काफी शानदार इनिशिएटिव है, और ये स्कीम का नाम लिखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, या सिंपली पीएम सूर्य घर योजना। तो ये जो योजना होती है ना, इस योजना के तहत ये हर बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो सोलार ग्रिड्स लगाने पर टारगेट कर रहे हैं। इसी का ही मेन ऑब्जेक्ट वो है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक। क्लीन एनर्जी जनरेट करना अर्बन क्षेत्रों में जहां रूफटॉप स्पेस लिमिटेड होती है, तो आप बिल्डिंग के ऊपर ही सभी बिल्डिंग जो तैयार करोगे, तो अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, स्मार्ट सिटी की भी स्ट्रैटेजी है। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको बताई दी, इसमें आपको कुछ और ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ सुन लो। BIPV जो मैंने भी आपको बताया, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स को डायरेक्टली बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना, है ना। ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे विंडोज पर, रूफटॉप्स पर, रेलिंग्स पर, बालकनीज पर, इन सब क्षेत्रों पे आप जो है वो लगा सकते हो, है ना। ये जो बिल्डिंग का सामने वाला एरिया भी जो होता है, जैसे होता है ना, आपने एक बिल्डिंग बनी हुई है उसके, कैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कई बार आपने देखा ना कि ऐसी ऐसी ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके आगे छज्जा लगा रहा है, छज्जा समझते हो ना आप लोग, ये ऐसे छज्जा लगा रहता है कई बार, है ना। अगर रूफ की स्पेस जो है वो पूरी फुल है, और या तो आप रूफ की स्पेस पे भी यूज करो, छज्जे के ऊपर भी यूज करो, क्या दिक्कत है? जहां पर सनलाइट जो है वो आ सके, ये ग्रिड्स तो लगा ही सकते हैं ना वहां वहां पर। तो ये चीज है, तो इन इन क्षेत्र में तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाली बातें हैं। अब इससे दो चीजें होंगी, बिल्डिंग का पार्ट भी जो है वो बनते हैं, ऑब्वियस ही बात है, और इलेक्ट्रिक जनरेट भी जो है ये करते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग का पार्ट ही बन जाएंगे एक एक प्रकार से, है ना। तो ये चीज है। तो अब बस ये फीचर्स इसके यही हैं कि पैनल्स को कर्टेन वॉल्स, स्काईलाइट्स, बालकनीज में इंस्टॉल किया जा सकता है। सेमी ट्रांसपेरेंट पैनल्स लाइट को अलाउ भी करते हैं, जो आपके वो रोशनदार जो होता है ना, अपने घर में आपने देखा होगा, छज्जे छज्जे के नीचे जो है वो रोशनदार जालियां लगी रहती हैं, मतलब सीमेंटेड जालियां होती है जिसके अंदर से लाइट्स वगैरह भी जो है वो आती है। पता है ना ये वाली बात? आप बिल्डिंग के अंदर, आपके घर के अंदर भी होगी, जिस घर को अपन बोलते हैं ना रोशनदार घर है, क्योंकि वो अंदर उसके लाइट आ रही है। तो ऐसे आप पैनल्स लगा दो जो सेमी ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक टाइप के, कि जिससे लाइट भी आ सके और प्रिवेसी भी मेंटेन रहे। कितनी अच्छी चीज रहेगी। फिर इसके अंदर कलर, शेप, ट्रांसपेरेंसी सब कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने फोटोवोल्टाइक को जो है वो डिजाइन करवा सकते हो, कि आपको घर का कलर, आपका जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर का तो आप रेड कलर का फोटोवोल्टाइक करा सकते हो, यानी कि उसी का मैच,
वो भी पॉसिबल है इसके अंदर। हेरिटेज बिल्डिंग्स और मॉडर्न डिजाइन दोनों के लिए ये सूटेबल है। इंडोर कूलर रहता है, एसी की डिमांड इसमें कम रहती है क्योंकि ठंडक का भी ये काम करेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट को जो है वो आपकी दीवार से जो है वो टच नहीं करेगा जिससे कि वो हीट हो, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो खर्चा जो है वो कम आएगा। सोलार सेल बिल्डिंग सरफेस में ही एम्बेडेड होते हैं, राइट, तो ग्रिड की डिपेंडेंसी एग्जैक्टली जो है वो रिड्यूस होगी। आप डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर ही उसको, यानी कि बिल्डिंग बनाते समय ही उसको आप इंटीग्रेट कर दो कि भाई, मतलब ये मान के चलो आपको अलग से ग्रिड नहीं उसके ऊपर प्लेस करना है, आपको उसी बिल्डिंग के मटेरियल में ही इसको जो है वो शामिल कर लेना है। अब जैसे कि हम घर बनाते हैं तो उस पर पेंट करते हैं, है ना, प्लास्टर करते हैं, तो वैसे ही है ये कॉन्सेप्ट, समझिए। तो बहुत बढ़िया होने वाला है ये। तो अब इसकी जरूरत क्यों है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक की आवश्यकता जो है वो क्यों है? तो देखो, रूफटॉप स्पेस जो है वो अर्बन एरियाज में काफी कम होती है। एग्जाम्पल, एक 16 मंजिला की बिल्डिंग जिसमें 4,000 स्क्वायर फीट का रूफटॉप हो, अब वो बेसिकली 40 किलोवाट पावर ही एनर्जी जनरेट करेगा, है ना। अगर हम वहां पर रूफटॉप सोलार ग्रिड जो है वो लगा देते हैं, यानी कि आप रूफटॉप सोलार ग्रिड तो सभी ने देखा है ना, छतों के ऊपर जो ग्रिड्स लगे रहते हैं, तो वो मात्र 40 किलोवाट पावर ही जनरेट करेगा। अब सुनना, अब हम इस बिल्डिंग के ही, यानी कि पूरी बिल्डिंग में ही अगर इसको इंटीग्रेट कर दें पूरे फोटोवोल्टाइक को, तो इससे 150 किलोवाट पावर तक जनरेट होगी, समझे आप। तो ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। और लैंड न्यूट्रल नेचर, 2030 तक 300 गीगावाट सोलार कैपेसिटी का गोल अचीव करने में ये मदद करेगा। ये वाला आपको टारगेट तो पता ही होगा। तो काफी अच्छा सस्टेनेबल है, सस्ता पड़ेगा। देखो, ये इंडिया का टारगेट है ये, जिसको नहीं पता ये टारगेट लिख लेना, जिसको पता है अच्छी बात है। वैसे हमारा टारगेट ये सोलार कैपेसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना, कोई मुझे बताएगा? टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक जनरेट हमें कितनी करनी है? तो ये तो सोलार कैपेसिटी की बात हुई 300 गीगावाट, बट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। स्मार्ट सिटीज अमृत प्रोजेक्ट में भी इसका मेजर रोल होगा। इनिशियल कॉस्ट हालांकि इसकी ज्यादा होती है, बट लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो उसमें रिकवरी हो जाती है और कॉस्ट एफिशिएंट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी में ये बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक बालकनी से 30% तक बिजली जो है वो बच रही है जर्मनी के अंदर, अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल्स की जो है वो बात करें तो। इंडिया में अब 78,000 रुपीज तक सब्सिडी जो है वो दी जा रही है 3 किलोवाट रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए सूर्य घर योजना के तहत। बट चैलेंजेस यही है कि भाई एकदम से इसको जो लगाना जो होता है ना, ये देखो ये 78,000 की सब्सिडी, इसको लगाना जो होता है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए लोग जो है वो लगवा नहीं रहे अपने घर पे। अवेयरनेस अभी भी जो है वो कम है आर्किटेक्ट्स के बीच में, प्लानर्स के बीच में, यानी कि जो कोई बंदा अपनी नई बिल्डिंग बनवा रहा है, जिस आर्किटेक्ट से बनवा रहा है, तो वही रिकमेंड नहीं कर रहा है इसको फोटोवोल्टाइक, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स को। तो वो अगर उसके बारे में जानकारी दें तो ऑब्वियस ही बात है कि बंदे जब घर बनवा रहा है तो वो ये भी बनवाएगा, अगर उसको प्रॉपर जानकारी मिले कि भैया आपका देखो 5 साल में 3 साल में आप फ्री हो जाओगे, है ना, ऐसी कोई जानकारी दे बिल्कुल एस्टिमेशन के साथ, तो कितना बढ़िया रहेगा। पॉलिसी की भी गैप है, नेशनल बिल्डिंग कोड में डायरेक्ट मेंशन नहीं है इसके बारे में, है ना। इंपोर्ट के ऊपर आज भी हम लोग हैविली डिपेंडेंट है, तो क्या करें हम लोग, तो नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ इसको इंटीग्रेट करो, इको निवास संहिता में इंटीग्रेट करो, है ना। रेस्को मॉडल और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स में भी इसको शामिल करो। रेस्को समझते हो ना, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, जो मॉडल्स हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग मेट्रो स्टेशन में विजिबल इंस्टॉलेशन होने चाहिए कि लोगों को दिखेंगे। आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, सिटी प्लानर्स, इनको ट्रेनिंग दो कि किसी का आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें ये चीज शामिल करने का रिकमेंडेशन दो। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएं, है ना। हमारे यहाँ हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बचने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का सहारा लेते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। तो बहुत कॉमन सी चीज है, ये सब याद रखने वाली बातें नहीं है, ये सब सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली हैं, और उसको जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको लिखने वाली है मेंस के अंदर। तो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक एक फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है गाइस, जो अर्बन इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो अब आप सोलार ग्रिड्स अब यूज नहीं करेंगे शब्द, अब आप बोलेंगे बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, क्योंकि सोलार ग्रिड जो है उसके लिमिटेशंस है, इसके लिमिटेशंस नहीं है अभी। और ये ज्यादा, मैंने आपको बताया ना डिफरेंस, वो लिख लो कि अगर आप रूफटॉप सोलार ग्रिड्स लगवाते हो तो 40 किलोवाट ही आप एनर्जी जो है वो जनरेट कर पाओगे,
बट वहीं अगर आप बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक लगाते हो तो 150, कितनी, 150 किलोवाट एनर्जी जनरेट कर पाओगे। ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट। तो ये चीजें हैं जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा ये टॉपिक भी, है ना। नॉलेज गेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कुछ जानकारी तो आपको ऑलरेडी है ही। जैसे ही आप जानते हैं कि इंडिया 2025 में 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आपको पता है मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, राइट। यही तो खूबी होती है कि रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता होता है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो चलो आंसर बताइए। दो, आप ये क्वेश्चन पूछते नहीं, आप खुद सोचो मैं क्या पूछने वाला हूँ। चलो, टॉप 5 इकोनॉमी के नाम बता दो जल्दी से। मुझे पता था कि आपको पता है ये क्वेश्चन कि मेरा क्या आएगा। चलिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इंडिया की मल्टी प्रोंग्ड एनर्जी स्ट्रेटजी को हाईलाइट किया। फोकस हमारा क्या है भाई, हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें काम करना है। यस, ग्रीन इनोवेशन लेकर आना है। महंगी हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की चीजें, उसको सस्ता करना है। तो सोलार ग्रिड्स महंगे हैं, उनको सस्ते करवाने हैं। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, जिस टॉपिक को हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसको जो है वो सस्ता करवाना है। यस, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजी को, ये सब डिवाइसेस को, तो उसको जो है वो मतलब इंपोर्ट नहीं करना है। डोमेस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। बस यही तो है इस टॉपिक के अंदर, और क्या है। आइए, सबसे पहली चीज तो 2047 तक इंडिया दुनिया की एनर्जी डिमांड ग्रोथ में 25% कंट्रीब्यूट करने वाला है। यानी कि हम इतना ह्यूज लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे कि हम दुनिया के 25% हिस्से में अपना कब्जा रखेंगे, मतलब एनर्जी के मामले में। सस्टेनेबल ग्रोथ 6.7% से ज्यादा के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है ना। अब सुनिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी है हम लोग को, क्योंकि दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के सप्लाई जो है वो कम होते जाएंगे। नेक्स्ट, पीएनजी एलपीजी कनेक्शंस, इनसे रूरल अर्बन डिवाइड रिड्यूस हो रहा है। एनर्जी एक्सेस जो है वो बूस्ट होने से जॉब और वेलफेयर डिलीवरी होगी। 2070 तक नेट जीरो टारगेट के लिए हमें डाइवर्सिफाइड क्लीन एनर्जी जो है वो जरूरी रखना है। तो ये सब लिखने की आपको रहा आवश्यकता नहीं है। आईएनडीसी के कमिटमेंट्स को हम पूरा करें। अच्छा, मुझे ये बताना, आईएनडीसी के जो कमिटमेंट्स होते हैं, या एनडीसी जिसको बेसिकली बोलते हैं, आईएनडीसी पुराना ये टर्म है, एनडीसी इसको कहा जाता है। तो ये इसके कमिटमेंट्स कब डिसाइड हुए थे, कोई बता सकता है कौन से एग्रीमेंट में? 2015 में वो हुआ था। इसका आंसर आपको पता होगा, फटाक से बता दो। चलिए, नेक्स्ट, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी क्या है? तो वही है कि इंपोर्ट पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करें, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, है ना। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करें कि भाई हम अपनी कंट्री के अंदर ही चीजें मैन्युफैक्चर करें। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के कवरेज को डबल करें, यानी कि जितना भी हमारी कंट्री के अंदर ऑयल और गैस है तो उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करें। 2030 का गोल है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सप्लोर करके 42 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट टैप करना, यानी कि निकालना तेल को। नो गो एरियाज जो है वो रिड्यूस करना है 99% से। नो गो एरियाज पता है क्या होता है, किस एरिया को हम लोग बोलते हैं? ये लिखा है ना कि यहाँ पर नो गो एरियाज 99% से रिड्यूस जो है वो करना है। और इसने जो है वो एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी ओपन अप जो है वो कर दी है। क्या है ये नो गो एरिया, किसी को आइडिया है? कमेंट बॉक्स पे जो है बताओ मुझे कि किस एरिया को हम लोग जो है वो बोलते हैं नो गो एरिया, क्योंकि लिख रहा है ना ये नो गो एरिया को जो है वो रिड्यूस करना है 99% से। और इसके अलावा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग आज की डेट में जो है वो दूसरे जितने भी हमारे यहाँ पर ये हैं, क्या बोलते हैं, माइनिंग्स वगैरह जो होती हैं, लाइसेंसिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, सुना है इसके बारे में? हमने पहले भी जो है वो इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कई बार, है ना। तो इसी में ही जो नोगो एरियाज हैं उनको जैसे 99% तक रिड्यूस करना, इसका मतलब ये है कि हम जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें ऑयल और गैस के सेक्टर में। समझे आप? जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हुए,
प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड हुई, है ना, फॉरेस्ट एरियाज हुए डेंस ट्री कवर्स के साथ। अब इसमें ये कहा गया कि नो गो एरियाज को 99% तक जो है वो रिड्यूस किया जाए, राइट, जिससे कि हम और नए क्षेत्रों पर ऑयल और गैस को एक्सप्लोर कर सकें जहां पर हम कर नहीं पा रहे हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस है। बट क्या ये सही स्टेप होगा? सोचो आप कि फॉरेस्ट और ट्राइबल एरियाज पर एक्सप्लोरेशन करना क्या सही स्टेप होगा? मेरे हिसाब से नहीं। बट अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की, तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। फिर और भी काफी सारी चीजें हैं। गैस प्राइस जो है उनको अब आज की डेट में 10% इंडियन क्रूड बास्केट के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं ये। नए गैस के कुएं के लिए 20% प्रीमियम इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग आज की डेट में सेस्मिक मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज हो सकती हैं, है ना। बहुत सारी चीजों पर काम करें। एक मिशन अन्वेषण है जो लॉन्च किया गया है। आज आपका एक टास्क है मिशन अन्वेषण के बारे में आप पढ़िएगा। मुंबई ऑफशोर हो गया, कैम्बे हुआ, आसाम हुआ, महानदी बेसिन हुई, यहां पर 25 से ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं। तो कुल मिलाकर पूरे टॉपिक में आपको क्या मिला कि हम हमारी कंट्री के अंदर ऑयल और नेचुरल गैसेस का एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं और साथ ही साथ रेन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो टारगेट करें। तो ये सब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए टारगेट्स हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बायोफ्यूल का टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर। बायोफ्यूल पता है ना आप लोगों को? इथेनॉल 2023 तक 1.5% ब्लेंडिंग से 2025 तक 19.7% ब्लेंडिंग की बात हुई है। 1.26 लाख करोड़ रुपीस जो है वो फॉरेक्स में सेव किया है हमने, क्योंकि बाहर से अब तेल कम यूज हो रहा है, क्योंकि हम बायोफ्यूल के साथ उसको ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? E10, इथेनॉल 10 के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और भी है। कंप्रेस्ड बायोगैस पर जो है वो काम किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है। तो ये सब चीज ग्रिड्स पर जो है वो काम किया जा रहा है, सोलर ग्रिड्स पर। ये देखो बायोफ्यूल्स की बात कर रहा था मैं, CBG की बात कर रहा था, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, और एक होता है नेचुरल हाइड्रोजन। याद आ रहा है? पहले भी हम इस नेचुरल हाइड्रोजन के बारे में कवर कर चुके हैं और मैंने आपको बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो हम लोग को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बढ़िया रहते हैं। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ज्यादा आंकड़े और ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है। बहुत महीनों पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, अरावली की ग्रीन वॉल के बारे में। किसी को पता है इस टॉपिक के बारे में? अरावली हिल्स कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ है? कोई कमेंट बॉक्स बता सकता है? 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। लिख लेना, अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। फोकस यही है कि अरावली का क्षेत्र जो डेजर्टिफाई हो रहा है, मतलब वहां का ग्रीन कवर जो खत्म होता जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना और ग्रीन कवर को बढ़ाना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इन्वॉल्व है, ये लिख लेना। ये क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र इसमें इन्वॉल्व है। 670 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां से हम लोग को जो है वो प्रोटेक्ट किया करना है डेजर्टिफिकेशन से इस क्षेत्र को। अरावली के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। बहुत सालों से ये एग्जिस्ट कर रहा है ये क्षेत्र। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है ये पूरे दुनिया भर में, अरावली रेंज, राइट। फोल्ड माउंटेन रेंज बोलते हैं ना इसको, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पूरे दुनिया भर का। नेचुरल बैरियर्स है, बैरियर का काम करता है ये थार डेजर्ट के एक्सपेंशन के अगेंस्ट। नहीं तो डेजर्ट जो है वो फैलता जाए, दिल्ली तक पहुंच जाए अगर ये नहीं होता तो। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट आबू गुरु शिखर है, 1722 मीटर का। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस माउंट आबू। और यहाँ पर बानस, सही भी, लूनी नदी, लूनी नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी का सोर्स जो है वो क्या है, तो आपको अरावली ध्यान में रखना है। तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है। बट यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो है वो फेस करनी पड़ रही है। इलीगल माइनिंग, इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट कवर जो है वो कंटिन्यू, पेड़ पौधे को जो है वो कंटिन्यूअसली काटा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, राइट। हरियाणा सरकार के ऊपर आलोचनाएं भी की गई थी क्योंकि वो एक्शन जो है वो नहीं ले रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इस क्षेत्र को बचाने की। बट अब फाइनली ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू हो गया है, जिसके थ्रू जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। अफ्रीका के ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल,
से इंस्पायर्ड है, ये भी लिख लेना आप, ये पॉइंट लिख लो, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल, अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल, उससे इंस्पायर किया है ये इनिशिएटिव। याद आ रहा है एक पेड़ माँ के नाम, कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। यही सब है कि एफॉरेस्टेशन करना है, लैंड डिग्रेडेशन को जो है वो रोकना है, लीगली चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, अर्बन प्लानिंग इस प्रकार से की जाए कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। ये सब ग्रुप्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, पीपल फॉर अरावली वगैरह। तो ये चीजें हैं। एक रिपोर्ट आई थी हरियाणा अरावलीज की, सिटीजन्स डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे थे कि लाइसेंस और इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज ने बहुत बुरी तरह से डिग्रेडेशन किया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये पूरी चीज, ये रीजन्स वगैरह के नाम याद नहीं रखने, आपको एक मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि अरावली में क्या चीज चल रही है। तो इसके डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है। तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है गाइस, ये दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया के एनवायरमेंट के लंग्स हैं, लंग्स फेफड़े हैं। ये इनिशिएटिव सिर्फ प्लांटेशन का नहीं है, बल्कि एक इकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का है, क्योंकि अरावली खत्म हो जाएगा तो रेगिस्तान बढ़ता जाएगा और स्थिति बहुत बुरी जो है वो कर सकता है। बस दैट्स इट, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली जो चीज समझाई है वो अच्छे से आपके समझ में आई होगी। इंडिया का पहला पोलार रिसर्च वेसल, लिख लो, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसका डिजाइन जो है उसको नॉर्वे कॉन्ग्सबर्ग का सपोर्ट मिला है, यानी कि उनके सपोर्ट से डिजाइन किया गया है इसको। इंडिया का पहला, इसकी फोटो देखना आप, इंडिया का पहला पोलार रिसर्च वेसल, पोलार क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए एक शिप जो है वो तैयार हुई है, वेसल तैयार हुआ है। ठीक है। पोलार रिसर्च वेसल जो है वो डीप सी एक्सप्लोरेशन कर सकता है 6 किलोमीटर तक, बहुत बढ़िया। और लॉन्ग ड्यूरेशन पोलार मिशन के लिए सूटेबल बनाया गया है। आईएमओ स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के साथ इसको तैयार किया गया, लिखने की जरूरत नहीं। आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए फिट है। अब एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये भी लिख लेना, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा ये बैक्टीरिया, बहुत बढ़िया। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, 45 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस पे कर सकता है। ये हीट स्टेबल एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। कम जहां पर न्यूट्रिएंट नहीं है वहां पर भी ये सरवाइव कर सकता है, और ज्यादा भी है वहां पर भी कर सकता है, क्योंकि लो तो सन में आ ही रहा है, ये भी लिखा है ना, मिनरल रिच एनवायरमेंट विद लो माइक्रोबियल कंपटीशन। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हो जाएंगे। यूट्रोफिकेशन की एक प्रोसेस होती है जहां पर ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, तो वो डेड जोन जो है भी जो है वो क्रिएट कर देते हैं पानी के नीचे। ये सब एनवायरमेंट के टर्म्स हैं जो आप पढ़ते हो। एक्टिनोबैक्टीरिया क्या है ये ग्रुप है थर्मोफिलीज का, और ये मेडिकली वैल्यूएबल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। तो बस ये चीज ध्यान में रखो, एंटीबायोटिक्स तैयार करने के लिए एक बैक्टीरिया का सपोर्ट है जिसका नाम है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, दैट्स इट। यही चीज आएगी आपसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में। नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और यह है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, अब साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।